ईरान इजराइल पर क्यों अब हमले नहीं कर रहा? तो ईरान के पास एक रोड मैप है। वो चाह रहे हैं कि वेस्ट एशिया में, देखिए जो वेस्ट एशिया के बेसेस हैं मीडिया के अंदर और आवाम को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए कहा जाता है कि ये गल्फ जीसीसी कंट्रीज की हिफाजत के लिए बेसेस हैं, बल्कि हकीकत जबकि ये है कि ये जो बेसेस थे वो इजराइल की हिफाजत के लिए थे कि जब ईरान अगर कभी हमला करे तो यहां से लेके वहां तक जो है राडार सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, जो इन मिसाइलों को, इन ड्रोन्स को रोक सके। तक बादशाह हैं तब तक अमेरिका की इजराइल की गुलामी रहेगी। अवामी सरकारें बन जाएंगी तो वो अवामी फलाह बहबूद वाली सरकारें बनेंगी। कि आपने जो है वो ईरान के साथ जंग करी या नहीं करी, ईरान के साथ आपका कैसा रिलेशन है, ईरान जो है वो सेकेंडरी है इन मुल्कों की आवाम के लिए। इन मुल्कों की आवाम का असल दर्द यह है कि गज्जा में जो कत्लेआम हुआ फिलिस्तीनियों। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आजकल जंतर मंतर की खबरें आप अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। हम भी कभी कभी कुछ चीजें आप तक पहुंचाते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि जंतर मंतर का इजराइल से क्या कनेक्शन है। जरूर याद रखिएगा, एक इंटरव्यू बहुत ही अहम लाने वाला हूं। आज हम नजर अब्बास साहब से बात कर रहे हैं। कुम, ईरान के मुकद्दस शहर, वहाँ एक लंबे अरसे से रहते हैं और स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर हैं। लेकिन उन्होंने इस जंग के दौरान जिस तरह से एक बहुत ही जर्नलिस्ट, जिस तरह से सीजन जर्नलिस्ट काम करता है, उस तरह से उन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ चैनल्स पर दी है और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जा जा करके हालात को देखा है। मीनाब का वो स्कूल जहां 168 बच्चियों का कत्ल हो गया, शहीद हो गई, और हॉर्मुज और उसके अलावा कई और अहम जगहों पर जाती तौर पर जाकर के उन्होंने रिपोर्टिंग की है। और शहीद रहबर आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे की जो कवरेज थी, तेहरान से, कुम से और मशहद से, तीनों जगहों से आपने हमारे चैनल पर उन्हें देखा होगा और बहुत ही गहराई से मालूमात है। आज हम सीधे बात करेंगे। कई इश्यूज हैं, जंग के जो हालात हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत कम बात हो रही है, जिसे मैं बार बार महसूस कर रहा हूं और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कुछ लाने की भी कोशिश कर रहा हूं। सीधे मैं चलता हूं नजर अब्बास साहब की तरफ। नजर अब्बास रिजवी, कुम अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर। अभी एक ताजा खबर मैं देख रहा हूं कि कुवैत में कुछ रेजिस्टेंस फैक्शंस ने अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमला किया है कुवैत में। और साथ साथ कल मुझे किसी ने पर्सनली बताया था कि कुवैत में किसी साहब ने बताया, हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि कुवैत और ईरान का जो मुख्तसर सा बॉर्डर है वहां IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, डिप्लॉय हो गए हैं। कुवैत में यह नैरेटिव था कल दिन में कि ईरान की फौज कुवैत पर कभी भी हमला करके तख्ता पलट करा सकती है। क्या कुछ है इसके अलावा? अब से पहले हम आगे बढ़ के बात करेंगे जॉर्डन की फौज और वहां की अवाम का शुक्रिया अदा किया। IRGC ने इंफॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने कुवैत में भी अवाम से अपील की कि आप ईरान के खिलाफ हमलों का मरकज ना बनने दें अपने मुल्क को। क्या कुछ है ईरान में? क्या कुछ डिस्कस हो रहा है? पड़ोसी मुल्कों में क्या कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं? ईरान क्या कुछ कर रहा है इस सिलसिले में? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर से इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज करते हैं। जी देखिए, इस वक्त जो है सबसे जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो जिसकी तरफ दुनिया की तवज्जो होनी चाहिए, या ख़ास तौर से वो लोग की जो इस जंग को फॉलो कर रहे हैं, वो जो ये अनाउंसमेंट्स आ रही हैं IRGC की तरफ से, जिसे यहाँ पे कहते हैं सिपा की तरफ से जो बयानिए आ रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बड़ा उसमें चेंज देखने को मिला है। और वो अक्कासी कर रहा है ईरान के अंदर जिस तरह से इस जंग को अब देखा जा रहा है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो। अगर इन अनाउंसमेंट्स को फॉलो करें और इन अनाउंसमेंट्स को थोड़ा सा तज्जिया और तहलील करने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि ईरान
इस जंग को अब किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। सबसे पहले वही बात जो आपने कुवैत और जॉर्डन की मैं इस पे सबसे पहले कुछ कहना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले सबने देखा और एक चौंका देने वाला बयान जो IRGC का आया कि दुनिया भर के जो मीडिया था, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को उसको कवर करना चाहिए कवर नहीं किया गया, लेकिन जो समझदार अफराद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो गहरी नजर रखते हैं जंग के ऊपर रख रहे हैं, उन्होंने इसको हाईलाइट किया कि ईरान ने पहली बार ऐसा हुआ है कि जॉर्डन के न सिर्फ आवाम को बल्कि जॉर्डन की मिलिट्री का भी शुक्रिया किया और ये कहा खुल के कि आपकी वजह से हमने बहुत दकीक तरीके से US के बेस को निशाना बनाया। ये मेरे ख्याल से एक कहते हैं गेम चेंजर वाला बयान है और ये बहुत बड़ी तब्दीली है इस पूरे जंग में। इस पूरे जंग के महाज को बदल रहा है, ईरान बड़े पैमाने पे ले जा रहा है, सिनेरियो चेंज कर रहा है। मैं जो भी अल्फाज कहूं यहाँ पे कम है। साथ ही साथ उसी वक्त जो है तकरीबन आधे 1 घंटे के फासले के साथ कुवैत की आवाम के लिए, कुवैत की आर्म फोर्सेस के लिए एक बयान जारी होता है IRGC की तरफ से कि आप जो है मदद करें हमारी, आपकी सरजमीन से मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, कई दहाइयों से लाखों की तादाद में मुसलमानों को मारा गया है, आपकी जमीन का इस्तेमाल करते हुए US बेसेस जो वहां पे हैं उसके इस तरह की बात करके ये अपील की गई, ये दरख्वास्त की गई IRGC की तरफ से कि आप आए और US के खिलाफ, US की इस बेस को खत्म करने में हमारी मदद करें। और उसके बाद मुसलसल कई बयान जो है डायरेक्ट कुवैत के लिए, कभी जॉर्डन के लिए आ रहे हैं। तो ये जो एक चेंज है, इस चेंज की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अब तक हम ये कहते थे, देखिए इमाम खुमैनी का एक बहुत मारूफ जुमला है कि अगर दुनिया भर के मुसलमान एक एक बाल्टी पानी भी इजराइल की तरफ डाल दे तो इजराइल बह जाएगा। ये बहुत मारूफ जुमला है। जब भी यौमुल कुद्स की रैलियां होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें जुमला दोहराया जाता है। लेकिन इसकी अमली शक्ल जो है अब हमें दिखाई पड़ रही है। एक ऐसे फेज में जंग दाखिल हो रही है जहां पे ईरान हुक्मरानों से उनको खास उम्मीद नहीं है, चाहे वो जॉर्डन के हों, चाहे वो कुवैत के हों, चाहे वो सऊदी अरब के हों, चाहे वो बहरीन। ईरान ये देख चुका है इनको समझाना बेकार है। रहबर मौज़म का दूसरा या तीसरा जो बयानिया आया था आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई साहब का, उसमें उन्होंने खास तौर से डायरेक्टली मुखातब किया था अरब ममालिक के हुक्मरानों को कि आप जो है इस खित्ते में मौजूदा होते हुए देख रहे हैं, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप सही खेमे में आ जाएं। लेकिन उसके बाद भी 2-3 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक हम देख रहे हैं कि कुवैत की सरजमीन का इस्तेमाल, बहरीन की सरजमीन का इस्तेमाल, जॉर्डन की सरजमीन का इस्तेमाल ईरान के और दूसरे गजा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि डायरेक्टली वो जो इमाम खुमैनी का नारा था, इमाम खुमैनी का एक ख्वाब था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो, उसको अमली पहनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ये काफी कारगर भी है क्योंकि पूरी ये जो आवाम है इस खित्ते की, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कुवैत हो या दूसरे ममालिक हो, इन सब के अंदर गुस्सा है, गम है। इन्होंने बच्चों की लाशें देखी हैं गजा के अंदर, इन्होंने जेनोसाइड होते हुए देखा है। तो इनके अंदर गुस्सा है, इनके अंदर आक्रोश है और उस आक्रोश को ईरान चाह रहा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उसको मोड़ा जाए और काफी हद तक इसमें जो है कामयाबी भी मिलती हुई दिखा रही है। जैसे कि जॉर्डन के अंदर जो बयान दिया कि आपने हमारी मदद की, इस वजह से हम डिटेल तरीके से, बहुत ही दकीक तरीके से हमने हमला किया। और कुवैत के अंदर जो खबरें आ रही हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि कुवैत के अंदर मुकावमती सूरत में आवाम वहां की उठ रही है और बयान दे रही है, नारे लगा रही है कि हमें US की, अमेरिकन फोर्सेस की जो खुले तौर से न सिर्फ इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन है बल्कि पूरी इंसानियत के दुश्मन है, हमें अपने मुल्क से इसको बाहर निकालना है। तो एक बड़ा चेंज है। अगर इसी तरीके से इस पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं, बहरीन, कुवैत, कतर हो या जॉर्डन हो, मिस्र हो, खास तौर से जॉर्डन की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि एक बड़ा जो है बॉर्डर मिलता है इजराइल के साथ और एक बड़ी तादाद में, कई लाख की तादाद में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी जो हैं, जिनको दरबदर कर दिया गया था उनके घर से निकाल के, वो वहां पे जिंदगी करते हैं, वो वहां पे रहते हैं। ऐसे में जॉर्डन के अंदर इस तरह की जो अगर कोई मूवमेंट शुरू होती है, कुवैत के अंदर कोई मूवमेंट शुरू होती है, तो न सिर्फ ये ईरान के लिए बल्कि पूरे जिबहे मुकावमत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और ईरान का वो जो टारगेट है, वो जो हदफ है कि इस पूरे खित्ते से US के बेसेस को खाली कराया जाए। देखिए एक होता है US के बेसेस को खाली कराना कि वो रॉकेट मारा, इन्होंने मिसाइल मारी, ड्रोन के जरिए के उनके बेस को तबाह कर देना। लेकिन हमने सुना है और हमने देखा है पहले क्या हुआ कि ये सारी फोर्सेस निकलती हैं, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चली जाती हैं, होटल्स के अंदर चले जाते हैं, पार्किंग्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर आवामी मूवमेंट इन ममालिक के अंदर शुरू होता है
जो ये कहते हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये आवाज उठाते हैं कि यूएस का कोई भी सैनिक, यूएस का कोई भी सोल्जर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है गजा की जेनोसाइड में, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है मुसलमानों के कत्लेआम में, वो हमारे मुल्क में नहीं रहेगा। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के लिए और बहुत इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इन ममालिक के अंदर अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखें, और ये जो है एक बड़ी कामयाबी होगी ईरान, मुसलमानों के लिए, ईरान के लिए और पूरे जिबहे मुकावमत के लिए। जी, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जिबहे मुकावमत जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसे हिंदी में प्रतिरोध मोर्चा या ये कि रेजिस्टेंस फ्रंट, तो आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने बीच में ये फारसी में जिबहे मुकावमत का इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने दो तीन बातें कही। एक तो ये कि ईरान इस गुस्से को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आपने ये कहा कि ये जंग एक ऐसे फेज में दाखिल हो गई है जो बिल्कुल अलग है, जिसमें अवामी सतह पर अरब मुल्कों में तब्दीली आ रही है। साहब, ये वही तो हुआ कि ईरान का इस्लामी इनकलाब का एक्सपोर्ट हो रहा है। अरब मुल्क इसी बात से तो परेशान रहे हैं एक लंबे अरसे से कि साहब ये हमारी हुकूमतें गिरेंगी और इस्लामी इनकलाब एक्सपोर्ट करेंगे ये लोग, और ये शिया बड़े खतरनाक होते हैं वगैरह वगैरह। जो अमेरिका उसको पॉलिटिकल इस्लाम कहता है, अरब जो सऊदी इस्लाम है वो तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, सब सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं और बस। तो ये क्या वही इस्लामिक इनकलाब का एक्सपोर्ट है जो अब बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये जो बात कही जाती है कि ईरान का इनकलाब जो है वो सियासी इनकलाब है, इस्लाम है, और जो ये सऊदी अरब है या दूसरे ममालिक है उनका गैर सियासी है, तो मुझे लगता है ये इसको तबीन करने की, इसको समझाने की जरूरत है कि ये कहना कि सऊदी अरब का इस्लाम जो है वो सियासी नहीं है, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये गलत है। उनका भी सियासी इस्लाम है, लेकिन उनका सियासी इस्लाम ऐसा है कि जो बातिल की सियासत को उन्होंने कबूल करके रखा है, बातिल को अपना पेशवा माना है, बातिल को अपना लीडर माना हुआ है, और जो भी बातिल से मुराद मेरी ईविल है, और अमेरिका और इजराइल जो भी उनसे कहते हैं वो उसको मानते हैं। तो सियासत तो दोनों तरफ है, सियासत ईरान के अंदर भी है, सियासत सऊदी अरब के भी अंदर है, लेकिन यहाँ की सियासत ऐसी है कि जो हक पे मबनी है, जो इंसाफ पे मबनी है। और ईरान की कोशिश ये है, ईरान की कभी भी ये कोशिश नहीं रही है कि कुवैत पूरा शिया हो जाए, जॉर्डन पूरा शिया हो जाए, फिलिस्तीन पूरा शिया हो जाए, सऊदी अरब पूरा शिया हो जाए। तो ये तो जो बात जो कही जाती है कि ईरान का इनकलाब एक्सपोर्ट होगा तो हुकूमतें गिरेंगी और नुकसान होगा इन ममालिक का, बल्कि सब बरक्स है। अगर ईरान से इनकलाब, ना इनकलाब से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि ईरान का कब्जा उस मुल्क पे हो जाए, बल्कि ये है कि जहां पे भी आजादाना सोच हो, जहां पे भी इंसाफ की बात हो, वो इनकलाब है, वो इनकलाब है। रिवॉल्यूशन का माना ही यही होता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, जालिम के खिलाफ आवाज उठाई जाए, और एक ऐसा निजाम बनाने की कोशिश की जाए कि जहां पे अदल इंसाफ हो, जहां पे बराबरी हो। अगर ये अरबी ममालिक अपनी आवाम के साथ इंसाफ कर रहे होते या उम्मत मुस्लिमा के साथ इंसाफ कर रहे होते, तो गजा के अंदर 70,000 से 1 लाख की जो मुख्तलिफ रिपोर्ट में तादाद है लोगों के मारे जाने की, और अभी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें 20,000 बच्चों को जानबूझ के निशाना बनाने की रिपोर्ट है, बात कही गई है, इन सब चीज को देख रही है इन ममालिक की आवाम। और वो इंतजार था, उनको ये उम्मीद थी कि काश हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे जो राजा हैं, हमारे जो मुनार्क है, वो कोई आवाज उठाएंगे, वो कोई हरकत करेंगे इजराइल के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाहे वो, मैं नाम ले रहा हूं, टर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, छोटे बड़े सारे ममालिक ये सब खामोश रहे और किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो आवाम के अंदर ये गुस्सा नहीं है कि आपने जो है वो ईरान के साथ जंग करी या नहीं करी, ईरान के साथ आपका कैसा रिलेशन है। ईरान जो है वो सेकेंडरी है इन मुल्कों की आवाम के लिए। इन मुल्कों की आवाम का असल दर्द यह है कि गजा में जो कत्लेआम हुआ, फिलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म हुआ, उसमें आपने क्या इकदाम किया। तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान कोशिश ये कर रहा है कि पूरी उम्मत को मुत्तहिद करके, और ईरान का ये ऑफिशियल बयान भी आ रहा है, बार बार उसको तबीन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस
पूरे खित्ते के जो रिसोर्स हैं वो यहाँ की आवाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। देखिए, सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन, जितने भी हैं सारी, खासतौर से इराक की मैं बात करूंगा, जितनी भी बड़ी बड़ी यहाँ की कंपनीज हैं, जो तेल निकलता है, जो गैस निकलती है, जो पेट्रोलियम के जो दूसरे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन पे पूरा कंट्रोल जो है वो वेस्टर्न कंपनीज का है, वेस्टर्न कंट्रीज का है, खासतौर से अमेरिका का है। तो इस खत्ते में इतना ज्यादा रिसोर्स होने के बाद भी सबसे ज्यादा जो कत्ल, गारत, भुखमरी और गरीबी है वो इसी खित्ते में है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन ममालिक में जो हुक्मरान है वो अमेरिका के गुलाम है, वो अमेरिका के पपेट है। तो ईरान ये कोशिश कर रहा है कि इन ममालिक को आजाद कराया जाए। कहीं पे भी ईरान का ये प्रोसेस नहीं है या कोशिश नहीं है कि कुवैत पे कब्जा कर ले या बहरीन पे कब्जा कर ले या सऊदी अरब पे कब्जा कर ले, बल्कि उस इन्हीं ममालिक की जो आवाम है वो अपने यहाँ नया सिस्टम बनाए, वो अपने हक की आवाज उठाए, वो इंसाफ की आवाज उठाए। जहां पे जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ और जालिम के खिलाफ वो जो है महाज पे उनके साथ मिलकर काम करे। तो ईरान की ये कोशिश नहीं है कि ईरान जो है वो जिसे एक्सपेंशन करने की कोशिश नहीं ईरान की, बल्कि ईरान चाह रहा है कि जितने भी आवाम है, जितने भी ममालिक हैं, वहां की आवाम आए, वो जालिम के खिलाफ, वो अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ उठ खड़े हो। अभी अफसोस का मकाम यह है कि जब भी अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ उठने की बात आती है, वैसे ही हुक्मरानों को सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के साथ सबसे ज्यादा जो रिलेशनशिप है, सबसे ज्यादा जो मफाद जुड़ा हुआ है वो इन हुक्मरानों का है। उनको पता है कि अगर अमेरिका और इजराइल चला गया तो इस खित्ते में हमारी हुकूमतें बाकी नहीं रहेंगी, आवामी हुकूमतें आएंगी, लोग अपने हिसाब से अपनी हुकूमत चुनेंगी। इस वजह से ये पूरा एक हवा बना के पेश किया जाता है, एक पूरा नैरेटिव बना के पेश किया जाता है कि ईरान चाहता है कि इस सारे मंतके पे कंट्रोल कर ले, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान ये चाहता है कि इस मंतके में वाकई मानों में फिलिस्तीन से लेके सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में, जहां पे हर जगह, अक्सर जगह देखें मोनार्की है, हर जगह जो है राजशाही है, एक खास फैमिली हुकूमत कर रही है। तो वो अमेरिका की जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का झंडा लेके घूमता है, इस ममालिक, इन खित्ते में आके इन ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी की बात नहीं करता। ईरान ये चाहता है कि हकीकी डेमोक्रेसी इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो लागू हो और जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाम खड़ी हो, ताकि फिलिस्तीन की आजादी का जमीना बन सके। यानी जब तक बादशाह हैं तब तक अमेरिका की, इजराइल की गुलामी रहेगी। अवामी सरकारें बन जाएंगी तो वो अवामी फलाह बहबूद वाली सरकारें बनेंगी। डेमोक्रेसी चाहता है इन तमाम मुल्कों में ईरान। लेकिन इस बीच में एक और वाकया हुआ था। इन अरब हुकूमतों को इजराइल के साथ जोड़ने की कोशिश है। इसी कोशिश में बहुत जल्दी में सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट की खबर तो पहली बार आ गई। दूसरी बार कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि यह एग्रीमेंट के साथ शर्त यह है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ, ट्रंप की अगर बात माने, हालांकि वो कभी बहुत कम सच बोलते हैं और जब सच बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं, अक्सर तो वो झूठी बोलते हैं। तो ये अभी इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी करने, इसके लिए रजामंदी कर दी। जबकि ईरान कई बार सऊदी अरब को ये ऑफर कर चुका है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसे देने के लिए तैयार है पड़ोसी मुल्क को। ये क्या है, वो किधर जा रहे हैं, ये इधर किधर जा रहे हैं, ये बात टिकेगी कहाँ, रुकेगी कहाँ? देखिए, इस वक्त मैं यही कहूंगा कि इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ये वाकई अल्लाह की तरफ से नेमात है कि खुद को बेनकाब कर रहा है दुश्मन। अमेरिका हो, चाहे उनकी पपेट जो हुकूमतें हैं, कोई भी इकदाम, इस वक्त ट्रंप हो चाहे अमेरिका हो, इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना ज्यादा बौखलाहट में है कि गलत स्टेप्स बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये जो न्यूक्लियर डील साइन करी है सऊदी अरब के साथ, ये उसी बौखलाहट का नतीजा है। जो काम शायद इनको 2-3-4 साल बाद करना था, अभी जंग में जिस तरह से उलझे हुए हैं और इनके पास कोई भी हथकंडा बचा नहीं है, तो ये सारे अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरह के फैसलों से निकाल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर दुनिया का एक आम मुसलमान या एक आम आजाद पसंद इंसान जो तासुब नहीं रखता है किसी तरह का, वो ये देखेगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ इस वक्त की जब पूरा मसला ये चल रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना चाहिए, जंग चल रही है, अगर ऐसे माहौल में अमेरिका सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है तो एक आम इंसान जो समझदार है वो क्या समझेगा?
उसके लिए बिल्कुल वाजे है कि ये जो है एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश है, एक तरह से ईरान के खिलाफ ये बताने की कोशिश कि अगर तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं खत्म कर सकते तो हम अपनी प्रॉक्सी जो सऊदी अरब है उसको भी न्यूक्लियर पावर दे सकते हैं। आज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहाने, कल न्यूक्लियर बम के बहाने हम सऊदी अरब को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो डील साइन हुई है ये खुद अमेरिका और सऊदी अरब का जो एक रिश्ता है पपेट और गुलाम वाला, उसके बाद ये जो शर्त लगाई है ट्रंप ने, ये उसमें सोने पे सुहागा है। कहते हैं कि एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये और ज्यादा वाजे कर रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है। किसी तरीके से सऊदी अरब को इंगेज किया जाए जंग के बीच में, किसी तरीके से सऊदी अरब को खींचा जाए, किसी तरीके से ये माहौल बनाया जाए कि हम अपने फायदे के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अभी आपने कल देखा होगा कि ये सवाल व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन से, स्पोक वुमेन जो है उससे एक रिपोर्टर ने पूछा व्हाइट हाउस के अंदर कि आप ईरान से पूरी जंग का जो आपने बैकग्राउंड बनाया है पिछले 2 सालों से, इस पूरे खित्ते में जंग छेड़ रखी है बल्कि और पहले से, और पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में ढकेला है, वो ये कहते हुए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए ईरान के पास, और आप सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो क्लियरली कहती है क्योंकि सऊदी अरब का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमेरिका फर्स्ट के बारे में सोचता है। यानी बिल्कुल क्लियरली बता रही है कि हमारा गुलाम है, सऊदी अरब के हुक्मरान हमारे गुलाम है, वो सोच नहीं सकते अपने मुल्क की भलाई के लिए जब तक अमेरिका फर्स्ट के बारे में ना सोचे। तो ये एक पूरा वो जाल है। मुझे लगता है कि अगर सऊदी अरब के हुक्मरान थोड़ा सा भी समझदारी से काम लें तो इस जाल में नहीं फंसेंगे, और अगर वो इस मौके पे आके इजराइल को जो है वो रस्मियत बख्शते हैं, कहते हैं कि हाँ हम इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप नॉर्मल करेंगे, तो वो चीज जो हम जॉर्डन के अंदर, वो चीज जो हम कुवैत के अंदर देख रहे हैं कि आवाम धीरे धीरे अपने हुक्मरानों के स्टैंड से दूर हो रही है, सऊदी अरब के अंदर भी इस तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोई भी किसी भी मुसलमान मुल्क की आवाम ये पसंद नहीं करेगी कि उसका मुल्क जो है, उसके मुल्क के हुक्मरान इजराइल के साथ, खासतौर से गजा के जेनोसाइड के बाद इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल करें। इस वजह से अगर इसको आगे बात बढ़ाई जाती है, अगर आगे बात बढ़ती है कि हाँ हम नॉर्मल कर रहे हैं, तो ये इनके लिए काफी नुकसानदेह होगा। और अमली तौर पर ये जो पूरा डील साइन हुई है एक तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है ईरान के ऊपर कि देखो अगर तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करोगे तो हम भी न्यूक्लियर प्रोग्राम इस मंतके में और ममालिक को दे देंगे, ताकि न्यूक्लियर दरगिरी बढ़ जाए, न्यूक्लियर झगड़ा बढ़ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अमली तौर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए ट्रंप के पास जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि ना उनके पास कोई हदफ है, ना उनके पास कोई प्लान है। अब क्योंकि वो फंस गए हैं इस जंग के अंदर, पूरी तरीके से उलझ गए हैं, तो अब नई नई चीजें जो है वो मीडिया को इंगेज करने के लिए कि हम न्यूक्लियर डील साइन कर रहे हैं, आज हम सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, आज हम न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर देंगे, तो अमेरिका के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, ना वो जंग में रुक पा रहे हैं और ना ही भागने का उनके पास रास्ता है। इस वजह से इस तरह की डील साइन करना, इस तरह के बयानिए देने, लेकिन अमली तौर पे क्या इससे वाकई कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि कोई खास इस पे नहीं पड़ेगा। ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की एक कोशिश थी जो बहुत ज्यादा कारआमद नहीं साबित होगी। ईरान पर दबाव की कोई कोशिश कामयाब अभी तक नहीं हुई है, ये अब तक पूरी तरह से साबित हो चुका है। और अभी जो 13वीं रात थी, गुज़िश्ता रात, जो अमेरिका ने हमले जारी रखे हुए हैं, ईरान जवाबी हमले कर रहा है। ये जंग क्या इसी तरह से हल्की हल्की चलती रहेगी? नुकसान कैसा है ईरान के अंदर, क्या कुछ है ईरान में? इस मरहले को जंग के कैसे देखा जा रहा है? देखिए जब ये दूसरा मरहला शुरू हुआ था तो अमेरिका ने बड़े पैमाने पे यहाँ के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसके ऊपर हमला किया। यानी तकरीबन जो मुझे याद है 6 पुल जो है, ब्रिज है, उनको उसने निशाना बनाया। सिविलियन ब्रिज है, यानी जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं। रेल की पटरियों को निशाना बनाया, जो गेहूं के स्टोरेज होते हैं उसको निशाना बनाया, पानी पीने के जो प्लांट्स है उसको निशाना बनाया। इस तरह के सिविलियन टारगेट्स को शुरुआत में, यानी आज 13वां दिन है, पहले ही हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन इस तरह का टारगेट बनाया। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बड़े पैमाने पे बहरैन के अंदर, कुवैत के अंदर, जॉर्डन के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर हमला किया और इनको बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे 4 सैनिक मारे गए हैं। अगर जो 4 होते हैं तो समझना चाहिए कि वो 40-50 के आसपास तादाद होगी। जब बड़े पैमाने पे इन्होंने, ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया और मारना शुरू किया और ये पैगाम दिया कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को
पे हमलावर होंगे तो हम बड़ा जवाब नहीं देंगे, इस तरह से सख्ती से जवाब दिया। तो यूएस के जो हमले हैं वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना बंद हो गए। बार बार बयानिया आ रहा है ट्रंप का कि हम मारेंगे, हम खत्म कर देंगे, लेकिन अमली तौर पे शुरू में ही उन्होंने पुलों के ऊपर और रेल की पटरियों के ऊपर हमला किया था। उसके बाद बाकी जितने हमले हो रहे हैं वो मिलिट्री टारगेट्स हैं या टेलीकम्युनिकेशन टावर्स पे हुए। हालांकि एक हमला जो है वो शलमचे के अंदर हुआ, वो जो रास्ता जहां से अरबईन जाने वाले इमाम हुसैन के चहलुम मनाने के लिए जो ईरान से इराक जा रहे लोग, वहां पे हमला किया इन्होंने, कोई डराने के लिए। जिस तरह से आपको पता याद होगा कि जब मशहद में फ्यूनरल का प्रोग्राम चल रहा था तो मशहद और तेहरान के बीच में जो रेल की पटरी है उसको निशाना बनाया गया था। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश होती है अमेरिका की कि ज्यादा तादाद में लोग शिरकत ना करें। लेकिन ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं, ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ है वो बहुत ही नपातुला, बहुत ही भारी मात्रा में उन्होंने जो है बड़ी तादाद में इनका नुकसान पहुंचाया है। और जो बयानिए आ रहे हैं, मैंने शुरू में कहा कि जो बयानिए आ रहे हैं उसमें डिटेल बताते हैं कि कितने हमने ड्रोन फैसिलिटीज को मारा, कितने राडार्स को मारा, कितने हैंगर्स को मारा जहां पे जो है इनकी फोर्सेस रुकी हुई थी, ये सारी डिटेल में बयान करते हैं। तो इसको देखते हुए ये समझ में आता है कि ईरान बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ रहा है और सफाया कर रहा है यूएस बेसिस को। इन्हीं बयानात में से, इन्हीं बयानिए में से जो आईआरजीसी ने दी, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके व्यूवर्स के लिए। मेरे ख्याल से वो अभी 46 नंबर का बयानिया आया है, वो शायद 34 या 35 नंबर का बयानिया था। उसमें इन्होंने कहा था कि अभी जो हम हमले कर रहे हैं वो आइंदा में होने वाले बड़े हमलात का मुकदमा साजी कर रहे हैं हम। तो ईरान के पास एक रोड मैप है, वो चाह रहे हैं कि वेस्ट एशिया में, देखिए जो वेस्ट एशिया के बेसेस हैं मीडिया के अंदर और आवाम को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए कहा जाता है कि ये गल्फ जीसीसी कंट्रीज की हिफाजत के लिए बेसेस हैं, बल्कि हकीकत जबकि ये है कि ये जो बेसेस थे वो इजराइल की हिफाजत के लिए थे कि जब ईरान अगर कभी हमला करे तो यहां से लेके वहां तक जो है राडार सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, जो इन मिसाइलों को, इन ड्रोन्स को रोक सके। ईरान भी ये कर रहा है कि जितने भी ये बेसेस हैं रास्ते में जो पड़ते हैं, वो बहरैन से लेके, यूएई से लेके, ओमान से लेके पूरा जॉर्डन तक जितने भी बेसेस हैं, इनके अंदर जो है इनकी ताकत को कम कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, ताकि जब इजराइल पे बड़ा हमला करना हो तो वो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो जो उनके राडार सिस्टम है, जो पहले से देख के बता देते हैं कि मिसाइल आ रही है, वो काफी कमजोर हो जाए। तो ईरान धीरे धीरे अपने उस मकसद की तरफ बढ़ रहा है। और कल जो बयानिया आया है उसमें क्लियरली ईरान ने कहा है कि अब हम मौका नहीं देंगे अमेरिका को कि वो दोबारा सीज फायर के नाम पे नफसे ताजे, यानी कहते नहीं कि एक बार फिर से जो थोड़ा सा सांस ले ले, अपनी ताकत को फिर से जमा कर ले, अपने तेल के जो भंडार है उनको पूरा कर ले। हम इस बार ये साफ तौर से बयानिया में कहा है आईआरजीसी ने कि अब हम जो है वो किसी भी तरह के सीज फायर के जरिए से इनको मौका नहीं देंगे कि दोबारा ये जो है ताजा हो जाए और अपने ताकत को दोबारा जमा कर सके। और हम इसी तरीके से इस जंग को आगे बढ़ाएंगे जब तक पूरी तरह से यूएस के बेसेस और यूएस की ताकत इस मंतके से खत्म नहीं हो जाती। ये आपने, मैं एक सवाल करने वाला था, उसका जवाब आपने दे दिया। आमतौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि ईरान इजराइल पर क्यों अब हमले नहीं कर रहा। आपने बताया कि वो तैयारी के तौर पर इन मुल्कों में अमरीकी बेसिस को और रडार्स वगैरह को खत्म कर रहा है। और आपने ये भी बताया कि ईरान अब उस तरह की जंगबंदी नहीं करेगा जिससे दुश्मन फिर से जंग के लिए तैयार हो जाए। उधर यमन और सऊदी अरब के बीच में जो कुछ हो रहा है वो किस मरहले में है? ये अभी और कितना चलेगा? इसका नतीजा क्या होगा? क्या ये बड़ी जंग होने वाली है उस इलाके में? अलग किस तरफ जाएगा ये, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है इस पूरे, अगर हम देखें जो जंग, तो देखिए एक जंग होने वाली है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, एक बड़ी जंग होने वाली है और सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो। लेकिन यमन की जंग को समझना बहुत जरूरी है। यमन के जो वरूद हुआ है, यमन की जो एंट्री हुई है इस पूरी जंग के अंदर, उसको समझने की जरूरत है। देखें, अभी हम देखें यहाँ पे दो हरीफ हैं। एक है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसके अंदर ईरान है, यमन है, इराक है, इराक से मुराद इराक है जो उनके हशदुशाबी हैं, हिजबुल्लाह है, फिलिस्तीन है और शायद सीरिया के अंदर कुछ फैक्शंस हैं। एक है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और एक है जिसको हम कहते हैं, मैं कहता हूं एक्सिस ऑफ इविल। उसमें अमेरिका है,
उसमें इजराइल है, उसमें ये सारी जीसीसी कंट्रीज हैं, उसमें अभी तक तो जो है इन्होंने विरोध नहीं किया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो हैं, ये सारे हैं। तो दोनों तरफ से ये तैयारी हो रही है कि अपनी अपनी ताकतों को जमा किया जाए, अपने अपने साथियों को बुलाया जाए। पहले भी बहुत कोशिश की अमेरिका ने कि सऊदी अरब कम से कम जो है वो डायरेक्टली जो है इस जंग के अंदर कूदे, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, नेटो को बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये सब अब तक नहीं हो रहा था। इसी इसी असना में, इसी बीच में जो है यमन ने ये तय किया और ईरान की मदद से उसने ये तय किया कि हमारे ऊपर जो ब्लॉकेड लगा है, आपके व्यूअर्स के लिए मैं इशारा कर दूं कि यमन के ऊपर तकरीबन 10 सालों से एक ब्लॉकेड लगाया है, जिसके तहत कोई भी इंटरनेशनल हवाई जहाज, कोई भी कश्ती जो है वो यमन में नहीं जा सकती, कोई भी तिजारत यमन जो है वो नहीं कर सकता। यमन से मुराद मेरी वो हिस्सा है कि जहां अंसारुल्लाह का कंट्रोल है, वहां से उनको बिल्कुल भी कट ऑफ करने की कोशिश है पिछले 10 सालों में। यमन ने आयतुल्लाह खामनई के फ्यूनरल के दौरान जो है ईरान की मदद से इस ब्लॉकेड को खत्म करने की कोशिश की। ईरान से एक प्लेन गया कि जो वहां से कई सारे जो जख्मी अफराद थे जिनको इलाज की जरूरत थी, और वो जो डेलीगेट जिनको शिरकत करना था फ्यूनरल में, उनको लेके आया अपने प्लेन के जरिए से। तो अमली तौर पे इस ब्लॉकेड को खत्म करने की कोशिश की ईरान और यमन ने, लेकिन इसकी मुखालफत सऊदी अरब ने करी और सऊदी अरब ने वापसी के वक्त जो है सना के एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया, जो कि एक वॉर क्राइम है। सिविलियन एयरपोर्ट पे हमला करके उसको बंद करवाया ताकि वहां पे प्लेन ना उतरे। लेकिन फिर भी ईरान के जो बहादुर, मैं वाकई कहूंगा शुजात की तारीफ करनी चाहिए उन पायलट्स की, उन क्रू मेंबर्स की, कि ऐसे हालत में भी यमन के अंदर वो उन्होंने जो है दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो प्लेन को उतारा और यहां से आके ऐलान किया यमन ने कि हम इस ब्लॉकेड के खिलाफ अब सऊदी अरब के ऊपर जो है वो ब्लॉकेड लगाएंगे। और यमन ने जो है, जो रेड सी है, बाब अल मंदब का जो एरिया है, बाब अल मंदब नीचे है और ऊपर जो है वो स्विस कैनाल है, इस पूरे हिस्से में ब्लॉकेड लगाया है सऊदी अरब के जहाजों के ऊपर कि आपका कोई भी जहाज जो है वो यहां से नहीं गुजर सकता। अभी तक की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 10 जहाज उसने रोके हैं, वापस पलटाए हैं और एक जहाज पे हमला करके उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया, उसमें आग वगैरह लगी है। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक मजबूत हिस्सा जो यमन है उसकी एंट्री हुई है। उसकी असल वजह क्या है? सऊदी अरब है। अगर सऊदी अरब इस ब्लॉकेट को मसलन रोकने के लिए, इस ब्लॉकेट को बचाने के लिए हमला ना करता यमन के ऊपर, तो शायद यमन भी इस तरह से खुल के सऊदी अरब के ऊपर ब्लॉकेट ना लगाता। तो ये अलामत है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और एक्सिस ऑफ एविल जो है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे इजराइल, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और इसकी एक बड़ी दलील है कि यमन ने इस वक्त जो ब्लॉकेट लगाया है और अभी तक एक भी सऊदी अरब का शिप जो है वहां से नहीं निकल पा रहा है। आने वाले वक्त में अगर जंग बड़े पैमाने में छिड़ती है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये ब्लॉकेट लगाया है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया था ईरान ने, बाब अल मंदब अभी सिर्फ सऊदी अरब के लिए बंद है, हो सकता है आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए बाब अल मंदब बंद हो जाए और उस वक्त एनर्जी क्राइसिस जो आएगा उसका तस्वुर जो है फिलहाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आएगा। तो सारे लोग अपने अपने, और अभी जो B2 बॉम्बर की आपने रिपोर्ट देखी होगी, B2 बॉम्बर जो जिसने ईरान के ऊपर हमला किया उसने यूके के अंदर से जो है वो वहां से उड़ के आया था। तो ईरान ने सीधे सीधे यूके को ये चेतावनी दी, ये वार्निंग दी कि अगर आपके जो अड्डे हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है तो हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद यूके ने आके जवाब दिया कि हम भी जो है जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इसी बीच में आपने देखा होगा बल्गेरिया के अंदर जो है बात चल रही है, बल्गेरिया की पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है कि यूनाइटेड नेशन को अपने अड्डे इस्तेमाल करने दिए जाए। देखिए कितनी ताज्जुब की बात है, यूरोप का एक ऐसा मुल्क जिसका नाम भी मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, वो अब जो है इस सीन में खींचा जा रहा है, इस जंग में घसीटा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के अंदर जो बेसेस है उनके वो कारआमद नहीं रह गए हैं या वो बिल्कुल भी आसानी से ईरान की मिसाइलों के निशाने पे हैं। तो अब बल्गेरिया से जो है या यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से और बल्गेरिया से जो है वो अमेरिका के जहाज उड़ेंगे, ड्रोन्स उड़ेंगे और ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपका किसी भी मुल्क का हवा अड्डा जो है बेस इस्तेमाल हो रहा है हमारे ऊपर हमले के लिए, तो हम वहां पे जवाबी कार्रवाई देंगे। तो मुझे लगता है धीरे धीरे, जिसको फारसी में कहा जाता है, ये जंग मंतके से निकल के फरा मंतकी फेज में जाने वाली है। तो अगर बल्गेरिया के ऊपर ईरान हमला करता है, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ईरान हमला करता है और फिर उधर से नेटो की एंट्री होती है, तो देखिए एक बड़ा कैनवस
कैनवस बन रहा है जंग का, और एक बड़ा माहौल बन रहा है जंग का कि इस जंग की आग की जो झुलस है वो पूरी दुनिया इसको महसूस करेगी, एनर्जी क्राइसिस हो या जो दूसरी मुश्किलात हैं। तो धीरे धीरे ये सिनेरियो बन रहा है जिसमें बल्गेरिया की भी एंट्री है, जिसमें यूके की भी एंट्री है, जिसमें यमन की भी एंट्री है, और एक धीरे तैयारी हो रही है हर तरफ से कि एक बड़ी जंग की तरफ ये मुझे मामला जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। बड़ी जंग की तरफ मामला जा रहा है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है और एक्सिस ऑफ एविल अमेरिका प्लस, अमेरिका इजराइल प्लस, वो कमजोर होते जा रहे हैं और जंग और इलाके से निकल करके दूर तक फैलने के इम्कान बढ़ रहे हैं। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि डिगो गार्सिया जो इंडियन ओशन में है, यूके के कंट्रोल में है, वहां से अमरीकी जहाज उड़ते हैं और ईरान पर हमले करते हैं। ईरान ने उस पर भी धमकी दी है कि हम डिगो गार्सिया को भी जो है वो आपसे छीन सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजर अब्बास रिजवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत गहराई से मालूमात दी हमारे दर्शकों को। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।